वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीसैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 1000 बेस्ट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस के लिए, इसमें दूसरे क्लास को डन करेंगे, है ना। देखिए, पहले क्लास में हम लोगों ने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आज हिंदी की क्लास है। देखिए, 1000 बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलेगी जो कि PYQs या फिर जितने भी ऐसे प्रश्न जो यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में आने लायक है उसकी सीरीज होगी। हम लोगों ने एक क्लास मैथ की थी, आज दूसरी हिंदी की क्लास है। इस प्रकार से आपको अल्टरनेट तरीके से लगातार क्लासेस मिलती रहेगी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल, रीजनिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। देखिए, निर्देश दिया है कि 1 से 5 के लिए क्या निर्देश है। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या इस पे नहीं आना है, मतलब 1 से 5 तक के लिए का उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। देखिए, गद्यांश क्या दिया है, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। मतलब इस लाइन में ये चर्चा किया गया कि जितने भी राष्ट्राभिमानी है, जो राष्ट्र के ऊपर अभिमान करने वाले, उनके हृदय में अपने देश के लिए, है ना, देश की संस्कृति के लिए, देश की भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती, वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े, समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा ना दे। देखिए, इस पूरे गद्यांश में ये चर्चा किया गया कि एक अगर राष्ट्राभिमानी व्यक्ति है जो अपने राष्ट्र के ऊपर अभिमान करता है तो उसके हृदय में क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या वह नहीं करेगा। देखिए, अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है। तो देखिए, अभी अभी आपने देखा था कि यहाँ पे देखिए, अभी भी देखेंगे तो देश की संस्कृति के लिए अभिमान होता है, देश की भाषा के लिए होता है ना। तो देखिए, इसमें क्या समृद्धि के लिए तो ऐसा जिक्र नहीं किया गया, सुख शांति के लिए ये भी जिक्र नहीं किया गया, देश की भाषा के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जो राष्ट्राभिमानी है उसके हृदय में अपने देश की भाषा के लिए अभिमान होगा। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, देशभक्ति प्रेरित करती है। देखिए, देशभक्ति क्या प्रेरित करती है, जब आपने गद्यांश पढ़ा था तो आपने ये देखा था कि अनौचित्य का निवारण करने के लिए, अन्याय से लड़ने हेतु, अनुचित लाभ हेतु लड़ने के लिए, या फिर पराधीनता के लिए युद्ध लड़ने हेतु। तो जब आपने गद्यांश पढ़ा तो उसमें आपको पता चला था अनौचित्य का निवारण करने हेतु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी देखिए, अनुचित लाभ हेतु लड़ने के लिए, है ना, ये नहीं, उसमें बिल्कुल जिक्र नहीं था। पराधीनता हेतु ये भी नहीं था। अन्याय के लिए मतलब हल्का सा बात किया गया था, लेकिन सबसे जो प्रमुख उत्तर इसमें बनेगा विकल्प ए होगा। इस गद्यांश में या फिर जो गद्यांश है, किस शब्द का प्रयोग नहीं है। देखिए, उत्सर्ग का प्रयोग किया गया था ना, भक्ति का भी किया गया था और हानि का भी किया गया था। 3 शब्दों का प्रयोग वहां पर किया गया था। तो इसमें जो अधर्म शब्द है, विकल्प बी, अधर्म का प्रयोग गद्यांश में कहीं भी नहीं किया गया है ना। देखिए, आप गद्यांश को देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए कहीं भी अधर्म के बारे में जिक्र नहीं किया गया है ना, तो अधर्म का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं, पराधीन राष्ट्र खो बैठता है। देखिए, पराधीन राष्ट्र क्या खो बैठता है, अपनी समृद्धि, अपनी भाषा, अपनी उत्सर्ग भावना, अपनी न्याय चेतना। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जब हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा था तो गद्यांश में ये पता चला था कि जो पराधीन राष्ट्र होता है उसकी समृद्धि खो जाती है। तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। पांचवा भी देखिए गद्यांश के आधार पर है कि इसका सही शीर्षक क्या होगा। देखिए, राष्ट्रीय महत्व, है ना, ये उतना प्रबल नहीं दिख रहा है ना। इसके अतिरिक्त और भी देखिए इसमें क्या क्या विकल्प दिए, राष्ट्राभिमान, इस पूरे गद्यांश में राष्ट्र के अभिमान की बात किया गया था, तो राष्ट्राभिमान ये इसका मजबूत शीर्षक प्रतीत होता है। तो विकल्प बी 5वें का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, जो गद्यांश होता है, गद्यांश में पहले आप प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न को देखेंगे, इसके बाद गद्यांश पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से बनती चलेंगी। चलिए, अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 क्या दिया, एसड़ा का अर्थ। देखिए, एसड़ा की बात करेंगे, एसड़ा का क्या अर्थ है, तो जो एसड़ा होता है, एसड़ा का अर्थ होता है इच्छा।
इच्छा हो गया, है ना। अभिलाषा, यहाँ पे इच्छा, अभिलाषा, अभिलाषा, कामना, स्पृहा, इहा, तो ये सब इच्छा का अर्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए अभिलाषा विकल्प सी दिया है, तो एसड़ा का सही अर्थ हो जाएगा इच्छा, विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7। 7 में दिए अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। देखिए विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषण कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे छोटा बड़ा ये विशेषण है, ठीक। नीला हरा और पीला ये भी विशेषण है। 2 3 ये भी विशेषण है ना। तो यहाँ पर राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण क्या एक नाम है और नाम हमेशा क्या होता है, संज्ञा होता है। तो राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, ये संज्ञा है। अगर आपसे पूछ लेता कि ये है क्या, तो ये संज्ञा होगा, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए तत्सम और तद्भव की अगर बात करें तो तत्सम क्या होता है, तत्सम का मतलब होता है जो अपनी मूल भाषा से उत्पन्न हुए। जैसे हिंदी की मूल भाषा है संस्कृत, तो हिंदी में जितने भी शब्द संस्कृत से आए हुए वे सब तत्सम की श्रेणी में आते हैं, और जो किसी अन्य माध्यम से प्रवेश किया उसको तद्भव कहते हैं। देखिए तस्कर, ध्यान और बोध ये तीनों तद्भव शब्द हैं। यहाँ पे जो हाथ है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये तीनों तत्सम शब्द है। यहाँ पर जो हाथ है ना, हाथ ये तत्सम नहीं है, हाथ ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है, तत्सम इसका हस्त होता है, ठीक, इसका तत्सम हस्त होता है। तो यहाँ पर ये तत्सम शब्द नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। दैवज्ञ का अर्थ है, तो दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी, विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। 10 में क्या दिया है, चिरंतन का सही विलोम शब्द। देखिए चिरंतन जो होता है, चिरंतन मतलब जो सदैव रहे, मतलब जो सनातन है, जो नष्ट होने वाला नहीं है। तो चिरंतन मतलब होता है सनातन, जो सदैव रहे, जो कभी भी नष्ट ना हो, या फिर जो अमर हो, उसको चिरंतन कहते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा जो नाशवान है, नश्वर है, नष्ट हो जाएगा। तो 10 का विकल्प ए सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नश्वर। अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक का मतलब विलोम पूछा जा रहा है। तो जो अनिवार्य है, अनिवार्य का मतलब है ये अनैच्छिक है, यहाँ पर आपकी कोई इच्छा नहीं चलेगी, इसे करना ही पड़ेगा, ठीक। ये या फिर ये होना, ये अनिवार्य है, मतलब ये सत्य है कि ये होगा, ठीक, अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पे अनिवार्य का उल्टा क्या हो जाएगा, जो आपकी इच्छा पर है, ऐच्छिक। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। तो अनुकूल देखिए इसमें सपान ये नहीं होगा, प्रतिदर्श नहीं होगा, यहाँ पे देखिए गलती से अनुसूल लिखा है, तो अनुसूल नहीं होगा, अनुकूल होगा, है ना, अनुकूल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकूल, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 13। 13 में क्या दिया, अपनी ढपली अपना राग। अपनी ढपली अपना राग का मतलब है कि सब अलग अलग बटे, सब अपने अपने मन के, मतलब वहां पे संगठन सही नहीं है ना। अपनी ढपली अपना राग मतलब संगठन का अभाव है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर बन जाएगा, संगठन का अभाव। प्रश्न संख्या 14। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 14 का ए, रचयिता, ये बिल्कुल सही लिखा गया। अनुग्रहित इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, इसमें छोटे की मात्रा रहेगी। आहार होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 14 का ए, है ना। इसमें जो शुद्ध वर्तनी है रचयिता का लिखा गया। प्रश्न संख्या 15 पे क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है। देखिए अंतस्थ की बात करेंगे, अंतस्थ क्या होता है, य, र, ल और व, ये 4 वर्ड जो है ये अंतस्थ होते हैं। तो यहाँ पे देखिए य दिया है, ये अंतस्थ है, र दिया है, व दिया है, ये सब अंतस्थ है। जो ह है ये अंतस्थ नहीं है, इसका सही उत्तर ये विकल्प बी हो जाएगा। आपको कमेंट करना है कि ह उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार का वर्ड है, ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 16। सप्तऋषि में समास है। देखिए सप्तऋषि यहाँ पे लिखेंगे 7 ऋषियों का समूह, है ना। प्रथम पद संख्यावाचक है, जब कभी भी प्रथम पद संख्यावाचक होता है तो वहां पे द्विगु समास की संभावना होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सप्तऋषि में द्विगु समास होगा। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा जा रहा है उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। देखिए अपने व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि त संबंधी रूल होता है कि जब कभी भी त का मेल स से होता है तो ये परिवर्तित हो जाता है आधा च और छ में। तो देखिए यहाँ पर यही हुआ है,
प्लस शिष्ट ये जो है, तो इसका मेल करने पे ये आधा च और छ बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हलंत नहीं लगा है, तो मतलब ये वर्ड नहीं है, यहाँ पे ये स्वर हो जाए, इसके लास्ट में स्वर है, एक अक्षर हो गया, तो ये उत्तर नहीं बन सकता। उ प्लस उच्चिष्ट ये नहीं हो सकता, उत्शिष्ट यहाँ पे छोटा सा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। ये व्यंजन संधि, अगर आपसे संधि पूछता है किस प्रकार की संधि है, तो व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 18 में दिया है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें कर्म न हो। अब कैसे पता चलेगा जिसमें कर्म नहीं है ना, तो आप आसानी से इसको देख सकते हो। देखिए ये कर्ता हो गया ना, कर्ता है ना, मतलब मैं करता है। ये पढ़ना क्या है, क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। हूँ सहायक क्रिया है, ये जो बचा हुआ ये कर्म है ना, तो ये सकर्मक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा मतलब ये देखिए ये कर्ता हो गया है ना। यहाँ पे ऐसे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जी जो है ये कर्म होगा। श्याम सोता है, देखिए यहाँ पर ये अकर्मक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 18 का सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 19 में क्या दिया, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आग जो है, आग का पर्यायवाची अनल, पावन, कृषाणु, हुतासन ये सब होता है। तो अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो आग का जो पर्यायवाची अनल होगा, पावक होगा, कृषाणु होगा, तो इसका सही उत्तर तो बन जाएगा सी, व्योम। व्योम आग का पर्यायवाची नहीं है। ये आप कमेंट कीजिएगा कि आग का सही मतलब ये जो व्योम है, व्योम किस शब्द का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। प्रेरणार्थक का मतलब जहां पर प्रेरणा देने का कार्य करेगा, मतलब खुद कर्ता कार्य न करके किसी अन्य से करवाएगा। पिता उसे पढ़ाते, देखिए पिताजी उसे पढ़ाते, मतलब खुद नहीं पढ़ते, उसे पढ़ाते, पिताजी ने पढ़वाया, तो ये प्रेरणार्थक है। देखिए मैं अध्यापक, वे अध्यापक से पढ़वाते, देखिए अध्यापक से पढ़वाते हैं, तो यहाँ पे ये प्रेरणार्थक है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, देखिए अध्यापक खुद नहीं कर रहे हैं, वो करा रहे हैं, तो ये भी प्रेरणार्थक है। तो राम नहीं पढ़ता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। तो ये आज की क्लास रही हम लोगों की हिंदी की, है ना, और जो हम लोगों की सीरीज चल रही 1000 बेस्ट क्वेश्चंस की, ये इसका सेट 2 है ना। सेट 2 में हम लोगों ने हिंदी के प्रश्नों को हल किया, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हिंदी के 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही बने, है ना। और यूपीपीएससी प्री 2024 का एग्जाम देने के लिए सी सेट में आप इस पूरे सीरीज को फॉलो कीजिएगा, आपके क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे पेपर में। इसके लिए आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।